ओके। हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर जय जादव। आज से हम फिजिक्स की स्टडी शुरू करने वाले हैं। साइंस वन का इंपॉर्टेंट पार्ट फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स हमें पता है कि डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है, हम प्रैक्टिकल चीजें फिजिक्स से सीखते हैं, ठीक है। फिजिक्स एक्चुअली डील करता है एनर्जीज के साथ, ठीक है। हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की स्टडी करने वाला है पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में। तो हम पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स में हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्ड टॉपिक हम पढ़ने वाले हीट। थर्ड हम टॉपिक पढ़ेंगे हीट। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस, ठीक है। ये 5 टॉपिक्स है जो हम फिजिक्स में कवर करने वाले हैं, जो हमारे 10th के सिलेबस में कंप्लीटली मेंशन है, ठीक है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं। चीजें क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं कि ये जो टॉपिक्स है इनके अंदर क्या क्या है। अब देखिए ऊपर ऊपर से चीजें देख लेते हैं, नोटिस करते हैं कि ग्रेविटी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट और लेंस में एक्चुअल में क्या कवर होता है, ठीक है। हमें पता है कि ग्रेविटेशन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोर्सेस के बारे में पढ़ाई होगी, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। अब फोर्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ठीक है। इन फोर्सेस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं पर्टिकुलर ग्रेविटेशन चैप्टर में, ओके। इसके बाद यहाँ पे जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ लॉस पढ़ने वाले हैं जो न्यूटन ने बनाए। सभी जानते हैं न्यूटन सर को, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, ओके। न्यूटन्स की स्टडी हम करने वाले हैं, न्यूटन जो पर्टिकुलर लॉस बना रहे हैं। इसके बाद और एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने उनकी कुछ लॉज है, इट इज केपलर्स लॉ, ठीक है। केपलर्स लॉ की हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन में, केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सर्कुलर मोशन फोर्स। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हम सैटेलाइट। सैटेलाइट की हम थोड़ी बहुत स्टडी करने वाले हैं। ऐसे तो हम साइंटिस्ट बनने वाले हैं, मतलब ये तो हमें कंफर्म है, हम पहले चैप्टर में साइंटिस्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट में हम क्या पढ़ेंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, सैटेलाइट को हम रिवॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सैटेलाइट किस तरीके से रिवॉल्व होता है, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द एनर्जी यूज्ड, ओके। ये हमारा ग्रेविटेशन का कुछ सिलेबस है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे इंपॉर्टेंट किससे डिफाइन होता है, चार्ज। चार्जेस से, चार्ज कैसा रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टडी होगी। चीजें क्लियर है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहां पे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा, ठीक है। कि करंट जो होता है, हम कहते हैं कि करंट, ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा करंट क्या है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपका यहाँ पे एक मिस्ट्री सॉल्व करेंगे कि करंट नाम की कोई भी एक चीज नहीं होती है। जो हम कहते हैं ना करंट, करंट कुछ होता ही नहीं है, एक हाइपोथेटिकल वर्ड है। मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा, ओके। तो आपको साथ में बने रहना कि पर्टिकुलर करंट जो है वो करंट होता ही नहीं है, जो करंट है वो है नहीं। चीजें क्लियर है? समझ में? मतलब जो होता है वो नहीं है। तो करंट एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है, करंट एक हाइपोथेटिकल वर्ड है। इसका प्रूफ मैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इसके लॉस पढ़ने वाले हैं। अभी हमें पता है कि फिजिक्स से तो लॉ तो रहेगा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ की स्टडी करने पे आपको और एक चीज देखने मिलेगी, रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और रेजिस्टर क्या होता है। रेजिस्टेंस या फिर हम कह सकते हैं हाँ रेजिस्टर्स, ठीक है। इन पे फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इन पे फिर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। चीजें क्लियर है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर हम सर्किट डायग्राम्स देखेंगे, अलग अलग सर्किट डायग्राम बनाएंगे। सर्किट डायग्राम्स, इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट डायग्राम्स पढ़ेंगे हम। चीजें क्लियर है? इसकी स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद हम आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, हीट। हीट कैसा है, एक एनर्जी है। हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है। हीट एक एनर्जी होती है। अब हीट पढ़ेंगे तो इसके बाद हम टेम्परेचर के बारे में भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम एक चीज बताएंगे कि हीट और टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। हीट एंड टेम्परेचर आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज। इसकी स्टडी हम इस थर्ड चैप्टर में करेंगे। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इन फ्यूचर, ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। वो कंसेप्ट है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है, इसको हम कैलोरीमेट्रिक कहते हैं एक्चुअली।
कैलोरीमेट्रिक के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। कैलोरीमेट्रिक एक्चुअली डील्स विद टू डिफरेंट लॉज, दैट इज हीट लॉस एंड हीट गेन। हीट लॉस एंड हीट गेन के बारे में स्टडी होती है कैलोरीमीटर में। ये एक्चुअली हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे हीट लॉस और हीट गेन, कि हीट लॉस कितनी हुई है, हीट लॉस कैसे होती है, हीट गेन हो रहा है पर्टिकुलर एक सिस्टम है जो हीट लॉस कर रहा है, एक सिस्टम है जो हीट गेन कर रहा है, तो वो किस तरीके से होगा, ये चीजें हम पढ़ेंगे हीट चैप्टर में, ठीक है। फिर इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, न्यूमेरिकल्स सब में आएगा, ठीक है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स की स्टडी करेंगे, सॉरी न्यूमेरिकल्स की स्टडी नहीं होती, न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाला है, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज लाइट। लाइट की हम स्टडी करेंगे, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट कहाँ से आता है, लाइट का यूनिट क्या होती है, लाइट ट्रैवल कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन आर सराउंडिंग। सराउंडिंग में पर्टिकुलर इनकी प्रॉपर्टीज कैसे होती है, किस तरीके से लाइट बिहेव करता है, ठीक है। लाइट की यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस, लाइट यूज कैसे होती है, लाइट का फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंस। आपने 9th क्लास में देखा होगा, आपने मिरर की स्टडी की है, मिरर में आपने रे डायग्राम बना है, मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि मिरर किस तरीके से बिहेव करता है, व्हाट आर द फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सो ऑन। वैसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी हम लेंस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेंस के सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, लेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेंस की प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ने वाले हैं इसकी लेंस की यूजेस। यूजेस में हम देखने वाले कुछ रे डायग्राम्स और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे हमने मिरर में न्यूमेरिकल्स किए थे, वैसे लेंस में आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा। चीजें क्लियर है? तो ये है हमारा फिजिक्स का सिलेबस डिफाइन करता है, ये है हमारा कंप्लीट फिजिक्स सिलेबस जो हम पढ़ने वाले इस साल। चीजें क्लियर है? इस साल की जो हमारी स्टडी रहेगी वो ये है, ठीक है। देखो कितना आसान है, बस इतना सा पार्ट पढ़ना है हमें, ओके। और इंटरेस्टिंग भी है, सभी चैप्टर्स इंटरेस्टिंग है, वो इसके कांसेप्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो हम एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करते हैं, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फर्स्ट, दैट इज ग्रेविटेशन, ठीक है। अब सबको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो कहां से जनरेट हुआ है। एक शॉर्ट स्टोरी है ग्रेविटेशन के पीछे, आप सभी जानते हो सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन ने इसका कंसेप्ट डेवलप किया था, हाँ है ना, सभी को पता है स्टोरी, कैसी स्टोरी थी, देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम चैप्टर ग्रेविटेशन। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा इट इज ग्रेविटेशन चैप्टर, ठीक है। ग्रेविटेशन, अब ग्रेविटेशन का कंसेप्ट देखते हैं कि ग्रेविटेशन कैसा था, ठीक है। एक स्टोरी है सर आइजैक न्यूटन की, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन एक दिन पर्टिकुलर एक ट्री के नीचे बैठे थे, यह हो गया हमारा ट्री, ठीक है। थोड़ी ग्रीनरी कर देते हैं ट्रीज पे, ये है हमारा ट्री, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन एक बुक पढ़ रहे थे, वो बुक पढ़ते पढ़ते नीचे बैठे हुए थे, ठीक है। इनके हाथ में एक बुक थी, ठीक है, ये सर आइजैक न्यूटन बैठे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो पेड़ के नीचे बैठे थे, दैट ट्री वाज अ एप्पल, बहुत सारे एप्पल लगे थे यहाँ पे, ठीक है। अब एप्पल, अब क्या हुआ, बहुत अच्छा मौसम था, ठीक है। अब यहाँ पे एयर ब्लो होना शुरू हो गई। अब जैसे ही एयर ब्लो शुरू हो गई, ट्री शेक होने लग गया। अब ट्री जैसे ही शेक हो गया, अब क्या हुआ, ये जो एप्पल था यहाँ पे, ये एप्पल स्ट्रेट टुवर्ड्स द सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के सिर पे आके एप्पल धड़ाम से गिर गया, ठीक है। अब जैसे ही सर आइजैक न्यूटन के सिर पे एप्पल आके गिरा, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ, भाई एप्पल जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आया। साइंटिस्ट है ना, तो वो सोचेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन का क्वेश्चन अराइज हो गया कि व्हाई दिस एप्पल हैज फॉलन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सबसे पहला क्वेश्चन राइज हो गया। साइंटिस्ट है, ठीक है, डाउट आ गया उनको। अब ये डाउट को क्लैरिफिकेशन देना था, ठीक है। तो अब ये क्लैरिफिकेशन के पीछे बहुत सारी थ्योरी इन्वेंट हुई है, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज है, न्यूटन ने बहुत ज्यादा थ्योरी यूज की है, एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये जो एप्पल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही क्यों आया, वो कुछ इस डायरेक्शन में एट सर्टेन एंगल क्यों नहीं गया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, कि जो एप्पल जो एक ट्री से गिरा है वो मेरे ही सिर पे स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब इस थ्योरी को समझने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने और एक थ्योरी बना दी। ये जो डाउट था इसको समझने के लिए थ्योरी लगेगी,
सर आइजैक न्यूटन ने अर्थ को कंसीडर किया। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने अर्थ को कंसीडर किया। अब ये अर्थ है, ये गोल दिख रही है, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब क्या हुआ, अब सर आइजैक न्यूटन ने, अब हमने टाइम स्केल में थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है, अर्थ के क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि अर्थ की जो अंदर अंदर क्रस्ट होती है, बहुत सारी क्रस्ट होती है, डिफरेंट डिफरेंट, कोर, मेंटल, इनर कोर एंड सो ऑन। तो ये हमारा कोर पार्ट हो गया, ये क्या है, ये हमारा कोर है, मतलब सेंटर ऑफ आवर अर्थ, यही हो गया मेरा सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर पार्ट ऑफ आवर अर्थ इज कॉल्ड कोर, ये उसका सरकमफेरेंस। चीजें क्लियर है, ओके। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि अगर ये एप्पल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स होगा, यहाँ पे फोर्स की बारे में बात कर दी। सर आइजैक न्यूटन ने कहा कि फोर्स होगा यार, यहाँ पे कोई तो एक हिडन फोर्स है, ठीक है, हिडन फोर्स है। हिडन फोर्स में अब फोर्स ही क्यों है, क्योंकि हमें एक चीज पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में, लोअर क्लासेस में चीज पढ़ा है कि फोर्स के दो रिजल्ट होते हैं। पहला वो शेप एंड साइज चेंज करता है, पहला रिजल्ट क्या होता है, फोर्स क्या करता है, शेप एंड साइज को चेंज कर जाता है, शेप एंड साइज को चेंज करता है फोर्स, हमें पता है, ठीक है। अब सेकंड रिजल्ट क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या फिर बॉडी को मोशन में लाता है। फोर्स का रिजल्ट क्या था, बॉडी मोशन में आती है, ये चीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये जो एप्पल रेस्ट कंडीशन में था तो ये नीचे आ गया, मतलब मोशन में आ गया। अब मोशन में आते यहाँ पे कहीं ना कहीं तो फोर्स अप्लाई होना चाहिए, तो उन्होंने उनको ये पता चल गया कि यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ओके। तो अब ये क्या हुआ, अब उन्हें पता चला कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें लिए और डिफरेंट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल से उन्होंने छोड़ दिया। अब उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स उन्होंने छोड़ दिए हैं कंप्लीटली, एक सर्टेन हाइट, सर्टेन डिस्टेंस, वो सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहे हैं। ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं था, एक भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था जो फ्लाई करते हुए ऊपर चल रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सारे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आ रहे थे। तो सर आइजैक न्यूटन को तो एक चीज पता चल गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लीव करोगे फ्रॉम एनी हाइट, फ्रॉम एनी सरफेस, इट विल कम इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पे कंफ्यूजन पार्ट है कि जो सर आइजैक न्यूटन है उनको एक चीज पता चल गई कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप करते हो फ्रॉम एनी हाइट, फ्रॉम एनी सरफेस ऑन द अर्थ, तो वो सभी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ ट्रेवल करते हैं, वो भी कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही ट्रेवल करते हैं। तो ये चीज सर आइजैक न्यूटन पे कंफर्म हो गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ट्रेवल करेगा, तो ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो गई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। मार्कर खत्म, चलो ठीक है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ट्रेवल करेगी, ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है और डायरेक्शन भी पता चल गई, ठीक है। फोर्स अप्लाई है, अगर फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी भी हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा है। फोर्स के वेक्टर क्वांटिटी, अगर फोर्स वेक्टर है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए, तो भाई मैग्नीट्यूड तो कोई एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन के साथ गिरेगा, कुछ स्पीड के साथ नीचे आएगा, और साथ में डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इस फोर्स को, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को सर आइजैक न्यूटन ने एक नाम दे दिया, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, इसे हम सर आइजैक न्यूटन ने एक नाम दे दिया कि हाँ ये जो फोर्स है इसे हम नाम दे देंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या कह सकते उसे, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ है, इमर्जेंट हुआ, तो यहां से आई है ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी। अब इस जो पर्टिकुलर, जैसे ही हमें आपको पता है कि एक ही साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट प्रेजेंट थे उस वक्त, तो क्या हुआ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने यूज की है और अपने अलग अलग कंसेप्ट बनाए, ठीक है। इनमें से एक साइंटिस्ट थे केपलर, इनमें से एक साइंटिस्ट थे केपलर। इन्होंने कुछ लॉज बनाए, इसको हम जानते हैं केपलर्स लॉ, ठीक है, केपलर्स लॉ के नाम से। एक्चुअली जो केपलर साइंटिस्ट थे वो और ज्यादा ओल्ड एज के हैं एज कंपेयर टू न्यूटन, मतलब न्यूटन के भी पहले के साइंटिस्ट है केपलर। केपलर ने कुछ एक लॉज बनाए थे, 3 डिफरेंट लॉज बनाए थे, हम वो देखेंगे क्या लॉज थे केपलर के, ठीक है। केपलर ने कुछ लॉज बनाए थे, इनके कुछ लॉज थे, लॉज 1, कुछ 3 डिफरेंट लॉज थे, 1 2 एंड 3 डिफरेंट लॉज थे, ठीक है। इन 3 डिफरेंट लॉ को यूज करके न्यूटन ने अपने और कुछ लॉज बनाए, क्योंकि न्यूटन तो बाद में, पहले केपलर है, तो केपलर के पहले लॉज आ गए थे। केपलर एक्चुअली एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। अब आपकी बुक में देख सकते हो केपलर एक
केपलर की एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया, आप पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। केपलर के 3 डिफरेंट लॉज थे, इन 3 डिफरेंट लॉज को यूज करके न्यूटन ने और कुछ लॉज अपने बनाए, क्योंकि न्यूटन सर बाद में, चीजें क्लियर है। तो ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे हम पढ़ने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो और कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, ये तो कंसेप्ट हो गया, तो बेसिक कंसेप्ट हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या क्या चीजें होती है ये देखेंगे, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए और दो फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हमको और डिटेल में समझना है तो और दो फोर्स को हमें समझना है, ये है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से सुनना ये कंसेप्ट, बिकॉज़ ये कंसेप्ट आपको 11 12 में भी मिलेगा, आपको नेक्स्ट ईयर आपको साइंस में मिलता है, ठीक है। और इसमें तो बहुत बड़ा एक चैप्टर ही बन जाएगा कि सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आपको एक चैप्टर मिलेगा, कि सोचो जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पर एक चैप्टर आगे आने वाला है, ठीक है। तो हम अच्छे से देखते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सबसे पहले सर्कुलर मोशन समझना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्टिकल है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सर इसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं, इजी, ठीक है। एक ऐसा पार्टिकल जो ट्रेस कर रहा है पाथ विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सर्कल बन चुका है, ठीक है। अब हम समझते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ठीक है। सर्कल है तो इसका एक सेंटर होगा, चलो ये सेंटर हो गया, ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस, और ये सर्कमफरेंस जो पर्टिकुलर इसका पाथ रहेगा, चीजें क्लियर है। अब सबसे पहला फोर्स हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी फोर्स के बारे में बात करें तो ग्रेविटी तो हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, अर्थ कैसा है स्फेरिकल इन शेप है, साथ ही साथ हम अदर डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे, तो हमें सर्कल को लेके इसका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ग्रेविटी सर्कल पे कैसा कांसेप्ट वर्क करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए हमने सर्कल बना लिया, सर्कुलर पाथ, ओके। अब मैं कह रहा हूं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम रोटेट करें, इस ऑब्जेक्ट को मैंने एक थ्रेड टाई कर दिया, थ्रेड टाई कर दिया और उसको मैं रोटेट कर रहा हूं, क्लियर है। हम ऐसे करते हैं, थ्रेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसको थ्रेड ट्राई करते हैं और इस तरीके से घुमाते रहते हैं, वो घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, बहुत घुमाते रहते हैं, चीजें क्लियर है। अब जैसे हम इसको घुमाएंगे और इसको तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करता है, हाँ है ना, एक डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब क्या इसको सेम डायरेक्शन में हमेशा, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में उसको छोड़ते हो तो क्या वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, नहीं। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा वो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं आपका जो मोशन है वो इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा है, आप क्या करोगे इस पॉइंट पे, अगर आपको देखना है कि आप इसको इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हो, अगर मैं स्टोन को छोड़ देता हूँ, ऐसा घुमा रहा हूँ छोड़ देता हूँ, तो वो स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये टेंजेंट क्या करता है, ये टेंजेंट शो करता है कि आपका जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ओनली। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये पार्टिकल घूम के मैंने यहाँ पे आ गया, अब मुझे देखना है कि अगर मैं अभी इस पार्टिकल को रिलीज करता हूं तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, तो पार्टिकल चेंज हो जाएगा। अब ये एग्जांपल फिशरमैन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, यही कंसेप्ट उन्हें पता नहीं होता है, पर कंसेप्ट यही होता है कि whenever you move any object in a circular path and if you make it free, it will move in the tangent path, मतलब in the direction of tangent, it is tangential direction, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करता है। अब ये तो चीजें हमें समझ में आ गई, ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि जब हम एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को थ्रेड टाई स्टोन टाई करना है और ऐसा मूव करना है, बहुत तेजी से मूव करते जाना है। अब आपको देखो वो जो स्ट्रिंग होती है ऑब्जेक्ट और आपके हाथ में आप जो स्ट्रिंग कैच पकड़ के रखा है, जब आप मूव करो इस स्ट्रिंग पे एक फोर्स होता है जो इनवर्ड डायरेक्शन में आता है। अब एक्चुअली क्या करो, आप उसको ऐसे घुमाते नहीं हो, आप उसको अंदर खींचते हो। अब ड्यू टू मोशन ये तो सीधा भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, ड्यू टू मोशन ये स्ट्रेट भागने की कोशिश करेगा, पर आपने जैसे होल्ड करके रखा, आप क्या करोगे इसको इनवर्ड डायरेक्शन में इसको खींचोगे। आप अच्छे से ऑब्जर्व करना, कोई भी चीज आप रोटेट करते हो तो आप एक्चुअली इसको घुमाते नहीं हो, आप क्या करते हो उसको इनवर्ड डायरेक्शन में से हर एक पॉइंट पे इनवर्ड डायरेक्शन आप ऐसे जर्क करते हो। हम जब काइट उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको इस तरीके से खींचते हैं, तो आपकी काइट ऐसे मूव करती है ना, कर्व पाथ, मतलब कर्व क्या होता है पार्ट ऑफ सर्कल ही होता है, तो एक्चुअली हम क्या करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में उसको खींचते हैं,
मतलब क्या कर रहे हैं, ये जो थ्रेड है जहां पे ऑब्जेक्ट लगा है यहाँ पे हम इसको इनवर्ट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, इनवर्ट डायरेक्शन में, मतलब कैसे, रेडियली इनवर्ट। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, आप इस पॉइंट से फोर्स अप्लाई कर रहे हो किस डायरेक्शन में, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को हम कहते हैं, ये जो फोर्स अप्लाई, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हैज डायरेक्शन रेडियली इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, रेडियस की डायरेक्शन में है और अंदर है, मतलब टूवर्ड्स आवर सेंटर, इसलिए इसका कैसा डायरेक्शन क्यों हुआ, दिस इज डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन। चीजें क्लियर है। और इस फोर्स को जो अप्लाई करे अब सेंट्रीपिटल फोर्स, अब ये चीज हमें पता है सर, यूनिवर्स में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती है सब एक बैलेंस कंडीशन में होती है, तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसको एक बैलेंस करने वाला भी एक फोर्स होना चाहिए। ओके, अब सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ट डायरेक्शन में है तो इसको एक बैलेंस करने वाला फोर्स कैसा होना चाहिए, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ये हो गया आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, ये है आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, और इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। इसे क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, इसका डायरेक्शन रहेगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये चीजें क्लियर है, डायरेक्शन कैसा रहेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ये है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये चीजें क्लियर है। ओके, अब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में और कुछ थोड़ा जानते हैं। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इट इज मैंडेटरी कंपलसरी कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ही होगा। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता। ये चीजें क्लियर है, समझ में रहेगा, याद रहेगा। ओके, अब ये तो हो गया सर थ्रेड को बांध, थ्रेड को लेके, अगर थ्रेड नहीं है, अब कुछ इसको इस तरीके से समझते हैं। एक कर्व पार्ट है, एक कर्व रोड है, ठीक है, ये कर्व रोड पे एक मोटरसाइकिल मूव कर रही है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल मूव कर रही है, मतलब ये क्या कर रहा है, इसका पाथ देखो कैसा है, कर्व पाथ। कर्व क्या होता है, कर्व पाथ मतलब पार्ट ऑफ सर्कल ही होता है कर्व, मतलब ये क्या कर रहा है, एक्चुअली ये सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहा है जो बहुत बड़ा सर्कल है, ठीक है। कर्व पाथ है मतलब बहुत बड़ा सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज कर्व आर्क जिसे हम कहते हैं। अभी मोटरसाइकिल एक कर्व ट्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सर्कुलर मोशन ही ट्रेस कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन ट्रेस कर रहा है तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, है ना, सर्कुलर है तो सेंटर होना चाहिए, सर्कल का सेंटर होता है। तो अब क्या करते हैं, ये जो बाइक पे जो फोर्स अप्लाई होता है टुवर्ड्स द सेंटर, इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसलिए आप जब भी देखते हो मोटो जीपी एक रेस जो बाइक होती है, उसमें आपने देखा होगा जो बाइकर्स होते हैं जब वो कंप्लीटली एक टर्न लेते हैं तो अपने आप को बैंड करते हैं, बैंड क्यों करते हैं, सो दैट दे बैलेंस दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीजें क्लियर है, आपने देखा होगा मोटो जीपी रेसिंग में जब भी कोई भी बाइकर या फिर साइकिलिस्ट एक कर्व पार्ट पे टर्न लेता है तो वो अपने आप को बैंड करता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, वो बैंड इसलिए करता है बिकॉज वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर सके, उस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता है बिकॉज वो कर्व पार्ट, कर्व कैसा सर्कुलर पार्ट। अब सर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इसको बैलेंस करने वाला एक फोर्स रहेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ क्यों नहीं रहेगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर रहेगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा जो आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अभी इसका रिजल्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें दिखता नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है, दिस इज एन इमेजिनरी फोर्स, इसे हम सूडो फोर्स भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सूडो फोर्स। सूडो मतलब क्या होता है, इमेजिनरी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा है, इमेजिनरी फोर्स है, एक सूडो फोर्स है, ठीक है। अब ये फोर्स हमें दिखता नहीं है पर इसका रिजल्ट देखने मिलता है, इसे क्या, इसका हम रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये बाइकर अगर बहुत तेजी से मूव कर रहा है और गाड़ी का स्लिप हो जाती है, गाड़ी क्या हो गई, गाड़ी स्लिप हो गई, बाइक स्लिप हो गई। अब स्लिप होने पे क्या होता है, ये चीज आपने हमेशा नोटिस किया, जब भी गाड़ी व्हीकल मूव करती है और स्लिप होती है तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में नहीं जाती है, वो कैसे मूव करती है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाके गिरती है। जो ड्राइवर होता है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाके गिरता है ना, ये आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, व्हेनेवर बाइक टच ऑन द लेफ्ट एंड राइट, और जैसे स्लिप होती है वो तो इस तरीके से ड्रैग होता है, स्किड होता है। तो ये जो फोर्स होता है
दिस इज द फोर्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिजल्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों है, बिकॉज सर्कुलर मोशन है, मतलब अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। तो ये तीनों जो डिफरेंट फोर्स है, इस बारे में हम फोर्स के बारे में स्टडी करें। इस तरीके से ये फोर्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हमारी थ्योरी में। ये चीजें क्लियर है, यहां तक क्लियर है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो ओके, थैंक यू।